हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर नंबर 3 है। ओके, ये हमारी 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और ये चैप्टर के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो हमने 7th में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। 7th हो गया है ना, तो उसमें, और 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में। तो थोड़ा बहुत आइडिया जो है, इसका बेस तो पहले ही बन चुका है। ठीक है, अगर आप अब समझेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर वो वीडियो आप पहले देख लेंगे तो। ठीक है, वैसे अभी भी मैं समझा दूंगा, इसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए, इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे हम पढ़ने क्या वाले हैं, जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है, हम इसमें हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कितनी लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये अर्थक्वेक वगैरह क्यों आता है, एंड ये आपका सुनामी वगैरह क्यों आती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लीजिए हिल्स पाए जाते हैं, जैसे हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, वहाँ पर सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, वहाँ पर आपको क्या होगा, वहाँ पर आपको माउंटेन्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। तो वहाँ ऐसा क्यों है? ठीक है, और यहाँ अगर आप आएंगे प्लेन्स में, आपके नॉर्दर्न प्लेन वाला जो रीजन है, यहाँ पर प्लेन पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानना पड़ेगा, तभी हम पता लगा पाएंगे कि पर्टिकुलर एरिया में माउंटेन्स क्यों है और पर्टिकुलर एरिया में प्लेन्स क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। तो जैसे कि देखिए, ये जो डायग्राम है ना, इसमें आपको हमारे अर्थ के बारे में बताया गया है। जैसे जो सबसे टॉप पे हमारा ये इसकी ये रीजन है, लिथोस्फीयर वगैरह पाया जाता है, फिर मेंटल, फिर आपका कोर वगैरह आता है। तो इसी को और डिटेल्स, ये डायग्राम जो है वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए, जैसे एस्थेनोस्फीयर। अब ये क्या होता है, ये कौन सा रीजन होता है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रो के साथ, क्या कह रहा है, मतलब चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, The interior of the earth can be understood only by indirect evidence as neither anyone has nor anyone can reach the interior of the earth. Okay, ये तो हकीकत है कि कोई भी आज तक ज़मीन के अंदर तक नहीं जा पाया है, बट कुछ एविडेंस होते हैं, उनके बेस पर हम ये बता सकते हैं कि हमारी अर्थ में क्या क्या पाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए, ये जो भी हमें पता लगा है कि हमारी अर्थ के अंदर लेयर्स होती हैं, कोर होता है, मेंटल होता है, ठीक है, ये सब होता है। तो ये सब कैसे पता लगा है? ये सब टेम्परेचर को पढ़कर, वहाँ पर कौन से मटेरियल पाए जा रहे हैं, उनकी डेंसिटी कितनी है, ये सब पढ़ करके पता लगा है हमें इनडायरेक्ट एविडेंसेस से कि हमारी अर्थ के अंदर क्या पाया जाता है। अब ये कुछ प्रोसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एक्सोजेनिक प्रोसेस और एक होता है इंडोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक का अगर आप कहें तो जो आउटसाइड जो हमारे प्रोसेस होते हैं, मतलब जो ज़मीन के ऊपर जो प्रोसेस वगैरह लगते हैं, जैसे कि आप देखें, आपका एक जगह से जो मटेरियल है वो इरोड होकर के, ठीक है, इरोजन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या एक्सोजेनिक प्रोसेस हैं। अब इंडोजेनिक प्रोसेस क्या होते हैं? इंडोजेनिक प्रोसेस जो हमारी अर्थ के अंदर लग रहे हैं, ठीक है, हमारी जो क्रस्ट है उसके अंदर जो प्रोसेस लग रहे हैं इंडोजेनिक, उन्हें इनसाइड होते हैं, हमारी अर्थ के इनसाइड जो प्रोसेस लगते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इंडोजेनिक प्रोसेस। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडोजेनिक प्रोसेस। और कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी लैंडस्केप को बनाने में। ओके, कोई भी लैंड फॉर्म हमें देखने के लिए मिलता है तो उसमें इनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। A proper understanding of the physiographic of the region remains incomplete if the effect of endogenic processes are ignored. ठीक है, अगर हम किसी भी रीजन को पढ़ रहे हैं, हम किसी, जैसे मान लीजिए हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, हम उस रीजन को पढ़ रहे हैं, या हम कोशिश कर रहे हैं हम ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन को पढ़ने के लिए, या जिस रीजन में जो फिजियोग्राफिक पाई जाती है, जो माउंटेन्स पाए जाते हैं, जो प्लेट्यूज पाए जाते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इंडोजेनिक प्रोसेस को पढ़ें। अगर हम इंडोजेनिक प्रोसेस के नहीं स्टडी करेंगे तो हम उन्हें और अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस अर्थ के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ये फैक्ट हुआ है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन। अगर आप देखें तो इंसान की जो ज़िंदगी है वो भी बहुत इन्फ्लुएंस होती है किससे? जो फिजियोग्राफी है किसी रीजन की। जैसे कि आप हमारे इंडिया को ही देख लें, इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन में वहाँ पर आपको देखेंगे, वहाँ पर सेटलमेंट बहुत है, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है।
अब ऐसा क्यों है? तो वहाँ पर देखिए प्लेन्स वगैरह है, वहाँ पर फर्टाइल एरिया है, तो लोग वहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पर फिजियोग्राफी जो है वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए लोग यहाँ पर आके सेटल हो गए। बट ऐसे ही दूसरा आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, ठीक है, वहाँ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इतने लोग रहने के लिए नहीं मिलेंगे, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वहाँ पर माउंटेन्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर आप एग्रीकल्चर भी उस लेवल पे नहीं कर सकते जितना आप नॉर्दर्न प्लेन में कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट डालती हैं ह्यूमन की लाइफ पे, इसीलिए वहाँ पर जो सेटलमेंट है वो कम है और नॉर्दर्न प्लेन में है वो ज़्यादा है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है ह्यूमन लाइफ? फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन, कि वहाँ का कैसा पर्टिकुलर रीजन है उससे डिपेंड करता है। टू अंडरस्टैंड वाई द अर्थ शेक्स और हाउ अ सुनामी वेव इज जनरेटेड, इट इज़ नेसेसरी दैट वी नो सर्टेन डिटेल ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अगर हमें जानना है कि हमारी अर्थ के अंदर हमारी जो अर्थ है वो शेक क्यों करती है और ये सुनामी जो है वेव्स वगैरह क्यों जनरेट होती हैं, तो इन सबको भी जानने के लिए हमें हमारे अर्थ के इंटीरियर को जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, ये क्या कुछ सोर्स है जिसके हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हमारी अर्थ के इंटीरियर के बारे में। अगर हम बात करें अर्थ की रेडियस की, तो अर्थ की जो रेडियस है वो है 6,370 किलोमीटर एंड नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मेक ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्ट सैंपल्स ऑफ द मटेरियल। ओके, अभी तक देखिए एग्जैक्ट तो कोई चीज़ नहीं बताई गई है, बट ये अप्रॉक्स बताई गई है और कोई भी अभी तक अर्थ के एकदम सेंटर तक नहीं गया, बट ये ऑब्जर्वेशन के बेस पे बता दिया गया है, ऐसा है, इतनी रेडियस है। मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट एंड इन्फ्रेंसेस। अगर आप देखें तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें हमारी अर्थ के अंदर के बारे में पता लग रही है वो एक एस्टिमेट है, वो एग्जैक्ट नहीं कह सकते आप उससे, क्योंकि कोई भी अर्थ के एकदम डेप्थ तक नहीं गया है, बट ये एस्टिमेट किया गया है मटेरियल की स्टडी करके, रॉक की स्टडी करके, इंटीरियर ऑफ द अर्थ की स्टडी करके, ये हमने एस्टिमेशन लगाया है। Yet a part of the information is obtained through direct observation and analysis of material। अब ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिली है? ये हमारी कुछ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हुई है और कुछ हमने जो मटेरियल हमें पाया जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में और जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, हम उनकी स्टडी करके के ये एनालिसिस लाते हैं, ठीक है। ये ज्योग्राफर जो थे उन्होंने ये इनकी स्टडी कर करके हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो सोर्सेज हैं जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट सोर्सेज और एक होता है इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम सबसे पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये कौन से सोर्सेज होते हैं जिनसे जो ज्योग्राफर है वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मोस्ट इजीली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल इज सरफेस रॉक्स और द रॉक्स वी गेट फ्रॉम माइनिंग एरियाज। अब एक डायरेक्ट सोर्स जो है वो एक सरफेस रॉक, जो हमें क्रस्ट पे एक पत्थर मिलता है और हम जब माइनिंग करते हैं तो माइनिंग से जो हमें रॉक्स वगैरह निकलते हैं उनकी स्टडी करना, ये क्या है? ये सब डायरेक्ट सोर्सेज है। इनसे हम सीधा स्टडी कर सकते हैं कि अंदर डेप्थ में, कितनी डेप्थ में कौन सा रॉक पाया जा रहा है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसमें कितना वजन है, कितना डेंसिटी है। तो ये सब क्या है? ये सब डायरेक्ट सोर्सेज हैं। Scientists also working on two major projects such as deep ocean drilling project and integrated ocean drilling project। अब इसमें क्या होता है कि जो ओशन होते हैं हमारे, ठीक है, ओशन के डेप्थ में जाकर के, जैसे ओशन मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, जैसे हमारा ये वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर ये जो लेयर है यहाँ पर जाकर के इसके डीप में यहाँ पर माइनिंग होती है, फिर यहाँ से जो मटेरियल निकलता है उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो ये दो प्रोजेक्ट है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो इन सब से क्या होता है? साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। ये जो टू मेजर प्रोजेक्ट है हमारे। अब ऐसे ही बहुत डेप्थ में जाते रहते हैं ताकि जितनी डेप्थ में जाते हैं उसी हिसाब से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अगर आप अंदाज़ा लगाएं, देखिए गोल्ड माइंस जो है साउथ अफ्रीका में, उनकी डेप्थ है 3 से 4 किलोमीटर, ठीक है, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, 3 से 4 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लोग इतना मतलब कि डेप्थ में चले गए, ठीक है, सोना मिल रहा है तो जाहिर सी बात है वो नीचे चलते चले जा रहे हैं। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो ये पता लग रहा है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वेरी हॉट एट बियॉन्ड दैट डेप्थ, ठीक है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं और इससे ज़्यादा आगे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो वहाँ का टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो जा रहा है, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन है। द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला इन आर्टिक ओशन हैज़ फार रीच डीप डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर। अगर आप देखें तो ये इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। जो डीपेस्ट ड्रिल है, ठीक है, जो कि कोला में है, यानी कि आर्टिक ओशन में,
हाँ ठीक, उसकी उसमें मतलब कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 12 किलोमीटर तक नीचे पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 12 किलोमीटर बहुत होता है, इतनी डेप्थ में जा चुके हैं। और जितना जितना डेप्थ में जा रहे हैं उतना ही वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। ये देखिए सबसे अच्छा पॉइंट है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। वॉल्केनिक इरप्शन से पूरा प्रॉपर पता लगता है। मान लीजिए आप खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं कि वॉल्केनो से क्या निकल रहा है भाई, बाहर लावा निकल रहा है, लावा निकल रहा है। अब लावा निकल रहा है तो जाहिर सी बात है जब ये लावा निकल रहा है तो अंदर भी कहीं ना कहीं रहा होगा। तो इससे ये एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अगर लावा बाहर आ रहा है तो अंदर भी कहीं ना कहीं रहा हो गया। तो अंदर ये फिर इन्फॉर्मेशन मिली कि अंदर एक मैग्मा चेम्बर होता है, उसके अंदर ये होता है हमारा मैग्मा। जब वो बाहर आता है तो लावा, देखिए मैग्मा ये दो वर्ड हैं, इनमें ना कंफ्यूज नहीं होना है, मैग्मा और एक लावा। ठीक है, मैग्मा का क्या है, जब ये इनसाइड ऑफ द अर्थ है हमारा, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर में जब ये है, मैग्मा चैम्बर में है, तब इनसे हम क्या कह रहे हैं, मैग्मा। जब ये हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है और जब बाहर आकर के ये ऐसे गिर जाता है, निकल आता है, तो हम इसे क्या कहने लगते हैं, हम इसे कहने लगते हैं लावा। ये चीज़ ध्यान रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन क्या है, वो भी एक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें। उसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ भाई ये लावा निकल रहा है, कहाँ से आ रहा है, इनसाइड ऑफ द अर्थ से आ रहा है। ठीक है, एज एंड when the molten material magma is thrown onto the surface of the earth during the volcanic eruption, it becomes available for laboratory analysis। ओके, जाहिर सी बात है जब वो मैग्मा हमारे अर्थ के अंदर पाया जा रहा है, जब वो बाहर आता है तो उससे जब वो सॉलिडिफाइड होता है तो उससे क्या होता है, वो स्टडी की जाती है उसके बारे में कि अर्थ में कहाँ से आ रहा है, कितनी डेप्थ में आ रहा है। तो उससे वो ज्योग्राफर उसी हिसाब से साइंटिस्ट वगैरह अपनी स्टडीज़ करते हैं। अब जैसे ये मैग्मा कहाँ पाया था ये भी दिखा देता हूँ आपको, ये मैं पहले बता भी चुका हूँ। जैसे ये देखिए ये लेयर है, ठीक है, ये आपका जो है ऊपर वाला रीजन, ये तो आपका क्रेस्ट हो गया, लिथोस्फीयर वगैरह हो गया, यहाँ पर है ना आपका लिथोस्फीयर पाया जाता है। अब जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हैं, जैसे जैसे आप डेप्थ में जा रहे हैं, जैसे जैसे डेप्थ में आ रहे हैं, तो अब यहाँ क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए क्रस्ट पे तो रॉक है पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये ठोस रॉक हैं, बट आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो रॉक होते हैं ना वो पिघलने लगते हैं, पिघल कर क्या होता है, वो बन जाते हैं मैग्मा। और जो कि आपके कहाँ पाए जाते हैं, एस्थेनोस्फीयर में पाए जाते हैं। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर वाले रीजन में पाए जाते हैं, मैग्मा चेम्बर होता है पूरा। अब यहीं से क्या होता है, ये मैग्मा जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो ये बाहर ऐसे निकलता है। ठीक है, यही बाहर निकलता है, और बाहर जब ये निकलता है इस मैग्मा को हम क्या कहने लगते हैं, लावा कहने लगते हैं। ये कहाँ होता है, हमारा एस्थेनोस्फीयर यहाँ पर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसीलिए डायग्राम को मैंने लगाया ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्लो रख रहे हैं, ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब देखिए हमारा एक इनडायरेक्ट सोर्सेज, अब ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हम इनडायरेक्टली एस्टिमेशन करते हैं। एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। ओके, जो भी हमें मटेरियल मिल रहा है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, हमें एक इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब जैसे देख सकते हैं आप, वी नो थ्रू द माइनिंग एक्टिविटी दैट द टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टूवर्ड्स द इंटीरियर इन डेपर डेप्थ। अब देखिए यहाँ पर हमने एक स्टडी हमें ये मिली कि जब भाई जब आप नीचे जाते जाओगे, अर्थ के जितना नीचे जाते जाओगे, आपको क्या होगा, जो आपका टेम्परेचर होगा वो हाई होता जाएगा। ठीक है, आपका जो प्रेशर है वो भी हाई होता जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे चले जाएंगे, जैसे जितना अर्थ के नीचे जाएंगे तो आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जाएगा और प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो एक ही हमें इनडायरेक्ट क्या मिल गई, इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे वैसे हमारा टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। इट इज़ ऑल्सो नोन दैट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑल्सो इंक्रीजेज विद डेप्थ। अब ये भी एक हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि जब हम नीचे जाते जाते हैं, अर्थ के जितना नीचे जाते जाएंगे वहाँ पर क्या होगा, जो मटेरियल पाए जाएंगे उनमें उनकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। उनकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होती चली जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, अर्थ के आप अंदर जैसे जाते जाएंगे, जैसे जैसे कोर के पास पहुँचेंगे वहाँ पर आपको मटेरियल क्या होगा, हैवी देखने के लिए मिलेगा। आयरन ज़्यादा पाया जाता है कोर में, निकल वगैरह पाया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब भारी मटेरियल है। तो जो एक इन्फॉर्मेशन हमें ये मिल गई कि भाई जितना डेप्थ में जाओगे अर्थ के, उतनी ही ज़्यादा हैवी मटेरियल आपको देखने के लिए मिलता है। Knowing the total thickness of the earth, scientists have estimated the values of the temperature, pressure and the density of material at different depth। अब हुआ क्या, अब इन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेस पे उन्होंने क्या करा, साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या करा, थिकनेस, हमारी अर्थ की थिकनेस को एस्टिमेट करा कि किस पर्टिकुलर रीजन में टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल कितना है। ऐसे ही धीरे धीरे करके फिर वो लेयर्स बन गई आपका। जैसे मतलब हम लोगों ने जो हम स्टडी करते हैं, कोर, मेंटल, ठीक है, क्रस्ट, तो ये सब क्या है, ये सब उन्होंने स्टडी करी, टेम्परेचर की स्टडी करी, प्रेशर की, डेंसिटी ऑफ मटेरियल कितना है, उसके बेस पे वो ऐसे उन्होंने बाइफरफिकेशन कर दिया।
अनदर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आर द मीटियोर्स दैट एट टाइम रीच द अर्थ। ओके, अब ये मीटियोर्स है भाई, कहेंगे कि सर इससे कैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो तो बाहर से आता है अर्थ के। तो देखो उसका जो मटेरियल होता है ना वो लगभग सेम होता है, हमारे अर्थ का जो मटेरियल हम पाया जाता है, ठीक है, उसमें जो चीज़ें होती हैं वो सेम होती हैं। तो इसलिए जो स्टडी करने में आसानी होती है, और फिर हमारे अर्थ है वो कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होगी अदर जो प्लैनेट्स हैं उनके साथ भी, ठीक है। तो इनसे क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं कि हाँ भाई इसमें क्या क्या पाया जाता है मीटियोर्स वगैरह में, तो उससे भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके गाइज, तो आज के लिए ना इतना ही रखते हैं गाइज, ये फिर ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, 15 मिनट का हो चुका है। ओके गाइज, अब नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम कंप्लीट करेंगे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइज इसे रिवाइज कर लेना ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो जाएगी।